दोनों आदमी जारहाना अंदाज में इस्माइल की तरफ बढ़े। अचानक हैरान खड़ी हिना ने गुस्सीले लहजे में पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हिना की बात को दरख्वार एतना न समझते हुए उनकी पेशकदमी जारी रही, लेकिन इससे पहले कि वो इस्माइल के करीब पहुंचते वो हवा में उछला और उसकी सीधी किक सामने वाले की छाती पे लगी। वो पुश्त के बल जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे ने जेब में हाथ डालकर हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन गिरने के साथ ही इस्माइल अपने बाएं पांव पर घूम गया था। उसका दायां पांव दूसरे आदमी की गर्दन पर लगा और वो भी दूसरे के साथ लेट गया। इसी असना में पहला आदमी उछलकर खड़ा हुआ, लेकिन ये खड़ा होना उसे रास न आया क्योंकि इस्माइल ने अपनी मूवमेंट में ठहराव नहीं आने दिया था। दायां कदम जमीन पर लगते ही वो उस कदम पर उछला और बायां घुटना खड़े होने वाले की पसलियों के नीचे टकराया। आह की आवाज के साथ वो दोहरा हुआ और सजदे के अंदाज में फर्श पर ढेर हो गया। डील डोल के लिहाज से वो इस्माइल के बराबर के थे, मगर जिस्मानी दावपेच से नावाकिफ होने की वजह से आसान टारगेट साबित हुए थे। इस्माइल ने झुककर उनकी जेबों की तलाशी ली। एक की जेब से 30 बोर पिस्टल बरामद हुआ, मगर दूसरे की जेब से निकलने वाले पिस्टल को देखकर इस्माइल की बातें खिल गईं। वो ग्लॉक 19 था, ऑस्ट्रिया का इजाद करदा आला क्वालिटी का पिस्टल। उसका वेपन इंस्ट्रक्टर इस पिस्टल की बहुत तारीफ करता था। वजन में आम पिस्टल के मुकाबले में हल्का, जिसामत में छोटा, लेकिन कारकर्दगी में बहुत आगे था। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि दौरान फायर उसमें रुकावट नहीं आती थी, वरना आम पिस्टल उमूमन ज्यादा फायर होने के बाद रुकने लगते हैं। 30 बोर कमरे के कोने की तरफ उछालकर उसने ग्लॉक सीधा किया। फाजिल खान के तमाम कुत्ते किसी न किसी तरह उसकी बर्बादी में मुलव्विस रह चुके थे। उन सब के लिए वो अपने दिल में रहम की रमक भी नहीं पाता था। उसका इरादा भांपते ही हिना चीखते हुए उसकी जानिब बढ़ी। नहीं शाजी नहीं, उसका इरादा इस्माइल की कलाई पकड़ने का था, मगर उसकी बजाय उसका हाथ पिस्टल पर पड़ा और उसने बदहवासी में पिस्टल को ही अपनी जानिब खींच लिया। इस्माइल की उंगली ट्रिगर गार्ड के अंदर थी। उसने ट्रिगर से उंगली हटाने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से वो बर वक्त उंगली न हटा सका। हिना के खींचने से ट्रिगर प्रेस हुआ और कमरा ग्लॉक के फायर से गूंज उठा, जिसके साथ हिना की चीख भी शामिल थी। वो अपने पेट पर हाथ रखे नीचे झुकती चली गई। इस्माइल चीखते हुए नीचे बैठ गया। हिना होश में थी और उसके चेहरे पर अजियत के तासुरात वाज़े थे। इस्माइल ने पिस्टल जेब में डालकर हिना के गले में झूलता दुपट्टा जल्दी से उसके पेट पर बांधा और उसे बाजुओं में उठाकर कमरे से बाहर निकल आया। हिना के होंठों से दर्द भरी कराहें निकल रही थीं, मगर उसने इस्माइल से कोई बात करने की कोशिश न की। इर्द गिर्द के कमरों से इक्का दुक्का आदमी सूरत हाल जानने के लिए बाहर झांकने लगे, मगर वो उन पर तवज्जो दिए बगैर लिफ्ट की तरफ दौड़ता चला गया। लिफ्ट के करीब पहुंचते ही अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया और उसने सामने आते उथेड़ उम्र के बैरे से पूछा, भाई साहब प्लीज होटल के अकबी रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई करो। होटल के सामने मेरे दुश्मन मौजूद हैं और उनसे उलझने की सूरत में मेरी बीवी की जान जा सकती है। आप देख सकते हैं कि इसे गोली लगी है और इसे फिलफौर तिब्बी इमदाद की जरूरत है। बैरा बोलने लगा, मगर इस्माइल ने कहा, यार अगर मगर का टाइम नहीं है, मेरा एक एक सेकंड कीमती है, मैं कहीं भाग नहीं सकता। होटल के रजिस्टर में मेरा एड्रेस नोट है, लेकिन इस वक्त मेरा गायब होना बहुत जरूरी है। एक लम्हे वो तजब्जुब का शिकार नजर आया, मगर फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हुए वो पीछे मुड़ते हुए बोला, चलो मेरे साथ। इस्माइल की लजाजत से ज्यादा उस पे हिना की कराहों ने असर किया था। थोड़ी देर बाद वो बैरे की मायत में होटल की अकबी सीढ़ियों से होता हुआ होटल की पुश्त पे मौजूद छोटे से गेट से बाहर आ गया। होटल के अकबी जानिब भी मसरूफ शाहराह थी। करीब से गुजरने वाली टैक्सी को उसने आवाज दी। उसकी खुशकिस्मती के टैक्सी खाली थी। उसके हाथों को मशगूल देखकर टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर पिछला दरवाजा खोल दिया। वो हिना को साथ लिए पिछली नशिस्त पर बैठ गया और बैठते साथ ही बोला, किसी अच्छे से प्राइवेट क्लिनिक में चलो जो सबसे नजदीक हो। ड्राइवर ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। हिना की आवाज आई, शाहजी कसम से मैं उन्हें नहीं। इस्माइल उसके होंठों पर हाथ रखता हुआ बोला, आराम से लेटी रहो, मुझे पता है। वो बोली, क्या पता है? इस्माइल ने कहा, यही कि तुमने मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं की, अलबत्ता ये तेरे वालिद की साजिश हो सकती है। वो बोलने लगी, नहीं। इस्माइल को महसूस हुआ कि वो अपनी सफाई पेश किए बगैर खामोश नहीं होगी और उसे बोलने में जितनी दिक्कत हो रही थी वो वाज़े थी। उसने एक मर्तबा फिर उसके होंठों पर मोहर लगा दी, मगर इस मर्तबा उसने हाथ इस्तेमाल न किया। हिना के जर्द पड़ते चेहरे पर हया की लाली फैल गई, लेकिन इस्माइल की इस हरकत का ये फायदा जरूर हुआ कि दोबारा उसने सफाई पेश करने की जरूरत महसूस न की। इस्माइल ने ग्लॉक जेब से निकाल कर सामने किया। ड्राइवर, इसे जानते हो? वो खूबसूरत डिजाइन का पिस्टल मुखालिफ के लिए किसी दरिंदे से भी ज्यादा भयानक था। ड्राइवर ने बैक मिरर में पिस्टल की झलक देखते हुए रोनी आवाज में कहा,
साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस्माइल ने कहा मैं तुम्हें लूट नहीं रहा, सिर्फ ये बावर करवा रहा हूँ कि अगर तुमने किसी को भी ये बताया कि तुमने हमें किस जगह ड्रॉप किया है तो शायद उसके बाद तुम्हें किसी दूसरी गलती का मौका न मिले। ड्राइवर बोला खुदा की कसम नहीं बताऊंगा। इस्माइल ने कहा कसमें खाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जिस अस्पताल में ले जाओगे उसका पता तुम्हें या मुझे होगा, इसलिए मेरे दुश्मन जहाँ पुलिस वहाँ पहुंची तो इसका सीधा साधा मतलब ये होगा कि तुम्हें तबई मौत पसंद नहीं। ड्राइवर ने कहा पुलिस को किसी और जरिए से भी तो इत्तला मिल सकती है। इस्माइल बोला फिक्र मत करो, पुलिस में अपने काफी जानने वाले मौजूद हैं, बात छुप नहीं सकेगी। ड्राइवर थूक निकलता हुआ खामोश हो गया। वो लाजिमन उस वक्त को कोस रहा था जब उसने इस्माइल की आवाज पर टैक्सी रोकी थी। जल्द ही वो एक खूबसूरत इमारत के करीब गाड़ी रोकता हुआ बोला जनाब इस जगह इलाज तो काफी महंगा है मगर डॉक्टर बहुत तजुर्बाकार हैं, ऑपरेशन की सहूलत भी मौजूद है। इस्माइल ने कहा गुड, गाड़ी अंदर ले चलो, और ड्राइवर सर हिलाते हुए गाड़ी अस्पताल के अंदर ले गया। इस्माइल ने जेब से 2 बड़े बड़े नोट निकाल कर ड्राइवर की गोद में फेंकते हुए कहा ये तेरा इनाम है। ड्राइवर ने उसका शुक्रिया अदा किया मगर वो उसकी बात पे तवज्जो दिए बगैर हिना को गोद में उठाए टैक्सी से बाहर निकल आया। हिना के खूबसूरत चेहरे पे तकलीफ के आसार नुमाया थे, जब्त के बावजूद उसके होंठों से कराहें फिसल रही थी। इस्माइल हॉस्पिटल की अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ा। वो बमुश्किल दरवाजे तक पहुंच पाया था कि 2 नर्सिंग असिस्टेंट स्ट्रेचर धकेलते हुए वहां पहुंच गए। इस्माइल ने हिना को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। जैसे ही उन्होंने स्ट्रेचर धकेला हिना ने इस्माइल की कलाई को मजबूती से थाम लिया। वो उसके साथ कदम बढ़ाता हुआ बोला हिना मैं तेरे साथ हूँ और जब तक तुम तंदुरुस्त नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगा। उसकी बात सुनकर हिना के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने आंखें मूंद ली। असिस्टेंट बोला सर इन्हें क्या हुआ है, प्लीज आप इस्तकबालिया पर नोट करवा दें, हम इन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जा रहे हैं। ठीक है कहकर वो कोई मुनासिब बहाना सोचते हुए इस्तकबालिया की तरफ बढ़ा। हिना को गोली लगी थी और पुलिस रिपोर्ट के बगैर उन्होंने लाजिमन हिना का इलाज शुरू नहीं करना था। इस्तकबालिया काउंटर की तरफ जाते हुए उसकी निगाह दीवार के साथ लगी बड़ी टीवी स्क्रीन पर पड़ी जिसमें लिबर्टी मार्केट में होने वाले एक धमाके और उसके बाद होने वाली फायरिंग की बाबत खबर नशर हो रही थी। आजकल तो यूं भी वतन अजीज में धमाके और फायरिंग एक मामूल का काम बन गई थी। रिसेप्शनिस्ट लड़की कारोबारी मुस्कुराहट से मुस्तफसिर हुई जी सर। इस्माइल ने कहा मेरी मिसेस को गोली लगी है और इस वक्त वो इमरजेंसी वार्ड में है। वो बोली सर ये तो पुलिस केस है। और इस्माइल ने कहा बीबी ये पुलिस केस नहीं है, ये नजर आ रहा है। उसने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। इन इंसानियत और मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्या रिपोर्ट करूं, किसको बताऊं, कौन सा दरवाजा खटखटाऊं। वो बोली मगर सर आप तो कह रहे हैं कि गोली लगी है। इस्माइल ने कहा बीबी अगर तुमने खबर गौर से सुनी होती तो तुम्हें मालूम होता कि धमाके के बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई थी, बल्कि अब तक जारी है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा सॉरी सर, आप मरीज के पास तशरीफ ले जाएं, मैं डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर देती हूँ, बाद में अपना एड्रेस नोट करवा देना। वो बोला थैंक यू, अब जरा इमरजेंसी वार्ड की तरफ मेरी भी रहनुमाई कर दो। इतना मुश्किल मरहला आसानी से तय होता देखकर उसने इत्मीनान भरी सांस ली। रिसेप्शनिस्ट उसे इमरजेंसी वार्ड के बारे में गाइड करने लगी। फाजिल खान ने कॉल रिसीव की। हाँ कूड़ल क्या बात है, आवाज आई सेठ साहब। छोटी बीबी ने अभी थोड़ी देर पहले अचानक हुक्म दिया कि पैराडाइज होटल चलो, इस वक्त हम होटल में पहुंच चुके हैं, हमें गाड़ी में रुकने का कहकर वो अंदर चली गई हैं। सेठ फाजिल बोला क्या बकवास कर रहे हो, किसके पास गई हैं? वो बोला सेठ साहब कह रही थी कि तीसरी मंजिल पे कमरा नंबर 9 में अपनी किसी सहेली के पास जा रही हैं और जब तक वो न बुलाएं हम यहीं गाड़ी में रहें। सेठ फाजिल ने कहा जाकर चेक करो कि कमरा नंबर 9 में वाकई उसकी कोई सहेली है या कोई और चक्कर है, अगर कोई मर्द हो तो उसे ऊपर पहुंचा दो और ख्याल रहे फायरिंग ना शुरू कर देना, हम भी पहुंच रहे हैं। कूडल ने कहा ठीक है सेठ साहब। फाजिल राब्ता मुनक़ता करके कमरे से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी पैराडाइज होटल की जानिब उड़ी जा रही थी। वो रास्ते में ही था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। इम्तियाज क्या बात है? इम्तियाज बोला सेठ साहब कूडल और बख्श ऊपर गए थे, थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज आई, अब शम्स और रब नवाज भी उनके पीछे चले गए हैं। सेठ फाजिल बोला तो उल्लू के पट्टे उनसे राब्ते में रहो ना, इस तरह नामुकम्मल रिपोर्ट से हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं। वो बोला सेठ साहब क्या मैं भी उनके पीछे जाऊं? सेठ बोला मोबाइल बेबे को कॉल करने के लिए रखा हुआ है। वो बोला ठीक है सेठ साहब, मैं फोन पे पता करके आपको मुत्तला करता हूँ। फाजिल राब्ता मुनक़ता करके ड्राइवर पर बरस पड़ा। वाडियो के बच्चे तेज चलो। जी सेठ साहब कहते हुए उसने मर्सिडीज की स्पीड बढ़ा दी। दोबारा इम्तियाज का फोन आने से पहले वो पैराडाइज होटल की पार्किंग में पहुंच गया था। हिना और उसके मुहाफिजों की गाड़ियां उसे पार्किंग में खड़ी नजर आईं, मगर अपना कोई आदमी उसे नजर न आया। पार्किंग होटल की असल इमारत से बाहर बनी थी। होटल के मेन गेट पे उसे हिना का ड्राइवर इम्तियाज मोबाइल पे कोई नंबर डायल करता नजर आया। शायद वो फाजिल को ही कॉल कर रहा था। उसके मोबाइल कान से लगाने तक फाजिल उसके करीब पहुंच गया था।
जैसे ही उसकी नजर फाजिल पर पड़ी, फोन बंद करके वो तीर की तरह उसकी जानिब बढ़ा। उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थीं। सेठ साहब, बीबी जी, छोटी बीबी गायब हैं। सेठ फाजिल दांत पीसते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? हत्तुल वसा उसने अपनी आवाज पस्त रखी। वो अपनी बेटी का कोई स्कैंडल नहीं बनवाना चाहता था। कूड़ल पार्टी कहाँ है? वो बोला, कूड़ल और बख्श तो कमरा नंबर 9 में बेहोश पड़े हैं, जबकि शम्स और रब नवाज उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ कमरे में खून भी पड़ा है। इंतजामिया ये बात छुपाने की कोशिश कर रही है। रब नवाज कह रहा है कि उसे 3rd फ्लोर पे कुछ आदमियों से पता चला था कि गोली किसी लड़की को लगी है, जिसे एक लंबा नौजवान वहाँ से उठा कर ले गया है। सेठ फाजिल चीखा, किधर ले गया है? तुम सब कहाँ मर गए थे? वो बोला, मैं तो गाड़ी में था सेठ साहब। फाजिल खान के चेहरे पे छाई दरिंदगी के आसार देखकर इम्तियाज का चेहरा जर्द हो गया था। मिल लेता हूँ तुम सबसे। ये कहते हुए फाजिल खान होटल के अंदर दाखिल हुआ और रिसेप्शन काउंटर का रुख करने की बजाय उसका रुख लिफ्ट की तरफ था। उसके तीनों बॉडीगार्ड्स ने उसे दाएं बाएं और पुश्त की जानिब से कवर किया हुआ था। होटल का हॉल तकरीबन खाली पड़ा था और इसकी वजह लाजमी तौर पर थोड़ी देर पहले होने वाला फायर था। इंतजामिया के अफराद भी हरासा से नजर आ रहे थे। लिफ्ट में दाखिल होकर उसने तीसरी मंजिल का बटन दबा दिया। 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही उसने कमरों की पेशानी पे चमकते नंबरों से 9 नंबर कमरे की समत का तयन किया और उसकी समत बढ़ गया। कमरे के दरवाजे पे होटल के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। फाजिल और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स जब उनके नजदीक पहुंचे तो उनमें से एक मुअद्दबाना अंदाज में बोला, सर प्लीज यहाँ जाने की इजाजत नहीं। फाजिल खान के कुछ कहने से पहले नूरल आगे बढ़कर दुरुस्त लहजे में बोला, तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो? वो बोला, जनाब ये मैनेजर साहब का हुक्म है। नूरल ने उसे बाजू से पकड़कर साइड पर धकेला, चल हट, बड़ा आया मैनेजर, और कमरे का दरवाजा फाजिल खान के लिए खोल दिया। कूड़ल, बख्श और होटल की इंतजामिया के चंद आदमी वहाँ मौजूद थे। फाजिल खान को देखते ही तमाम उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। कूड़ल और बख्श ने जल्दी से सलाम किया। वो होटल की इंतजामिया को नजरअंदाज करता हुआ कूड़ल से मुस्तफसिर हुआ, शम्स और रब नवाज किधर हैं? वो बोला, सेठ साहब वो बंदा छोटी बीबी को होटल की अकबी जानिब से निकाल कर ले गया है। वो दोनों उसी समत से उसका सुराग लगाने गए हैं। सेठ बोला, उनका बाप उनके इंतजार में बैठा है ना, कि वो उसका पीछा करने गए हैं? वो बोला, कोशिश तो की जा सकती है ना सेठ साहब। फाजिल के दुरुस्त लहजे ने कूड़ल को लर्जा दिया था। उसने पूछा, तुम दोनों कैसे बेहोश हो गए? वो बोला, हम बेखबरी में मार खा गए सेठ साहब। हमने सोचा कि वो आम सा आदमी होगा, मगर वो बड़ा खतरनाक लड़ाका था, जूडो कराटे का माहिर था। कूड़ल की बात पूरी नहीं हुई थी कि चटाख की आवाज के साथ फाजिल का हाथ घूमा और उसका भरपूर थप्पड़ कूड़ल के चेहरे पर पड़ा। उल्लू के पट्टे, तुम कुत्तों को किस लिए पाला हुआ है कि एक आदमी खाली हाथ तुम दोनों को बेहोश कर देता है? सिर्फ हराम खाने के लिए इकट्ठे हुए हो। वो बोला, सेठ साहब आपने फायर करने से मना किया था इसलिए। सेठ बोला, हमें क्या पता था कि तुम सिर्फ हथियार के जोर पर बदमाश बने फिरते हो। खामोश तमाशाई बने अफराद में से एक मुअज़्ज़ज़ सूरत शख्स फाजिल से मुखातिब हुआ, सेठ साहब दखल अंदाजी की पेशगी माजरत चाहता हूँ, अगर मेरी अर्ज भी सुन लें। अचानक फाजिल खान को भी एहसास हुआ कि वो जगह इंक्वायरी के लिए मुनासिब नहीं। फाजिल खान नखवत से बोला, हम मुतवज्जे हैं। वो आदमी बोला, सेठ साहब मैं इस होटल का मैनेजर हूँ और मैं इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जख्मी होने वाली लड़की आपकी कोई करीबी रिश्तेदार थी। अब फैसला आपकी स्वाबदीद पे है कि आप क्या हुक्म करते हैं। अलबत्ता ये अर्ज मैं करता जाऊं कि इस मामले में इंतजामिया का कोई कसूर नहीं। ये कमरा उसी मुजरिम ने किराए पर लिया था। उसके बाद क्या कुछ हुआ उससे हम नावाकिफ हैं। हमसे पहले आपके आदमी यहाँ मौजूद थे। सेठ फाजिल बोला, हमें ये सब मालूम है मैनेजर, और जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है तो अगर तुम नहीं बुलाना चाहते तो मत बुलाओ, हम यूं भी पुलिस के मोहताज नहीं हैं। वो मुतशक्किराना लहजे में बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ साहब। सेठ फाजिल बोला, तुम सब वापस पहुंचो। कूड़ल को कहकर वो कमरे का तनकीदी जायजा लेने लगा, जबकि कूड़ल और बख्श सर झुकाए कमरे से निकल गए। कालीन पर फैला खून वाज़े दिखाई दे रहा था। तपाई पर रखी शराब की खुली बोतल और उसके साथ पड़े 2 ग्लास देखकर वो मैनेजर से मुस्तफसिर हुआ, ये शराब तुम लोगों ने मंगवाई है या? मैनेजर के साथ खड़ा रिसेप्शनिस्ट कता कलामी करते हुए बोला, जनाब ये मुजरिम ने मंगवाई थी। उसके साथ एक पार्टनर का भी बताया था, जिसे जख्मी होने वाली लड़की की आमद पे उसने वापस भेज दिया। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर फाजिल खान को अपना दम घुटता महसूस हुआ। नहीं, गुड़िया ऐसी नहीं हो सकती। एक कमजोर सी सोच उसके दिमाग में उभरी, मगर वाज़े हक़ाइक़ के सामने इस सोच की कोई हैसियत नहीं थी। सेठ ने कहा, क्या हम उस लड़की से मिल सकते हैं? मैनेजर जल्दी से बोला, जनाब क्यों नहीं। होटल की नेकनामी के लिए वो हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार था। फाजिल ने कहा, तो उसे यहीं बुला लें। मैनेजर ने इस बात में सर हिलाते हुए रिसेप्शनिस्ट को इशारा किया और वो फोन उठाकर कोई नंबर डायल करने लगा। राब्ता होते ही वो बगैर दुआ सलाम के बोला, पिंकी 3rd फ्लोर कमरा नंबर
9 में पहुंचो। और फिर बगैर उसका जवाब सुने फोन क्रेडल पर रख दिया। पिंकी की आमद तक उनके दरमियान खामोशी छाई रही। उसके कमरे में दाखिल होते ही फाजिल खान बोला, हम इससे तन्हाई में बात करना चाहते हैं। और मैनेजर ओके जनाब कहता हुआ रिसेप्शनिस्ट के साथ कमरे से निकलता चला गया। वो अपने मुहाफिजों से बोला, तुम लोग भी जाओ। जी सेठ साहब कहकर वो भी निकल गए। बैठो लड़की। फाजिल खान ने सोफा संभालते हुए खामोश खड़ी पिंकी से कहा। मेहरबानी सेठ साहब कहते हुए वो बेड के किनारे पर टिक गई। सेठ फाजिल बोला, देखो लड़की, हमसे गलत बयानी करने वालों का अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं जो कुछ पूछूं खूब सोच समझ कर जवाब देना। वो बोली, पूछे सर। सेठ फाजिल बोला, इस कमरे में तुझे जिस गाहक के पास भेजा गया था उसे तुम पहले से जानती हो? मेरा मतलब है इससे पहले कभी उससे वास्ता पड़ा है? वो बोली, नहीं, मैंने आज उसे पहली मर्तबा देखा है। सेठ फाजिल ने कहा, अच्छा, उससे जो बातचीत हुई है वो तफसील से बताओ। वो बोली, बातचीत क्या होनी थी सर, उसने मुझे बैठने को कहा और फिर गूंगों की तरह बैठ गया। मैंने ही तंग आकर गुफ्तगू छेड़ी तो मुझे झिड़क कर खामोश कर दिया। कुछ पीने का पूछा तो कहा कि मैं चाहूँ तो पी सकती हूँ। फिर मुझे बैठे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि एक लड़की अंदर दाखिल हुई और आते ही मुझे कहा कि मैं जा सकती हूँ। मैंने जब अपनी फीस तलब की तो उसने अपने पर्स से दुगनी तिगनी रकम निकाल कर मेरे हवाले की और मैं कमरे से निकल आई। उसके बाद क्या हुआ मैं उससे नावाकिफ हूँ। सेठ फाजिल ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? पिंकी बोली, मियाँ बीवी, मंगेतर या अफेयर। फाजिल खान के लहजे में बला की हैरत उमड़ आई। क्या तुम ये किस बिना पर कह रही हो? पिंकी बोली, वो लड़का जिस तरह लड़की से दब कर बात कर रहा था उससे तो यही जाहिर होता है। सेठ ने कहा, यानी वो पुराने आशना लग रहे थे? वो बोली, जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सेठ ने कहा, कोई जरूरी बात बताने से रह गई हो? वो बोली, नहीं सर, इसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं जो काबिल जिक्र हो। फाजिल खान ने जेब में हाथ डालकर दरमियानी नोटों की एक गड्डी निकाल कर उसकी जानिब उछाली। ये तेरा इनाम है। उसने नोटों की गड्डी झपट ली। बहुत बहुत मेहरबानी। सेठ ने कहा, अगर वो लड़का दोबारा कहीं नजर आए तो पहचान लोगी? वो बोली, बड़ी आसानी से। सेठ बोला, ठीक है, तुम जा सकती हो, और याद रखना कि अगर उस लड़के की रिहाइश वगैरह के मुताल्लिक कहीं से मालूमात हासिल कर सको तो इतना इनाम दूंगा जो तेरी तवक्कुआत से बढ़कर होगा। पिंकी बोली, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी सर। और फाजिल खान के असबात में सर हिलाने पर वो बाहर निकल गई, मगर फाजिल खान को सोचों के हवाले कर गई। उसकी बातों से फाजिल खान को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश आ रही थी कि ऐसा कौन सा लड़का हो सकता है जिसके साथ हिना के ताल्लुकात इस नहज तक पहुंच गए कि वो उसे मिलने के लिए होटल तक चली आई, और फिर होटल के हॉल में भी नहीं, अकेले कमरे में। फिर ये बात भी उसके लिए परेशानी का बायस थी कि हिना को गोली लगी थी और जान से प्यारी बेटी को गोली लगने की बात ने उसे निढाल कर दिया था। इतना इत्मीनान अलबत्ता उसे था कि हिना को ले जाने वाला उसका दुश्मन नहीं था, और इसकी वजह जाहिर थी कि वो खुद उसे मिलने आई थी। चंद लम्हे सोचते रहने के बाद वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। उसका इरादा हिना के मुहाफिजों से इंक्वायरी करने का था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके का इलाहाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां। एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल।